ये कहानी है भुवन नाम रामप्पा राव बहादुर की, जो अपने छोटे बेटे की मौत और उसके खून पर शक करते करते अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या उसका बेटा सच में उसका था या इसके पीछे छिपा है 25 सालों का कोई गहरा राज? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में 70 के दशक के एक शाही परिवार को दिखाया जाता है। एक छोटा लड़का हवेली में लगी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। ऐसा लगता है जैसे इस लड़के को राज परिवार का हिस्सा नहीं माना गया, इसलिए वो रो रहा था। तभी अचानक जमीन से पेड़ की डरावनी जड़ें निकलती है और उस लड़के को घसीटकर कब्र की तरफ खींचने लगती है। लड़का चिल्लाता रहता है, मुझे छोड़ो, लेकिन जड़ें उसे खींचकर ले जाती है। अगले ही पल दिखाया जाता है कि एक आदमी हड़बड़ा कर नींद से जागता है। दरअसल ये सब भुवन का एक खौफनाक सपना था। उसका पूरा नाम है भुवन राव बहादुर। वो सपने से जागते ही बदहवास होकर चिल्लाने लगता है, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। हवेली की नौकरानी जब भुवन के कमरे में चाय लेकर आती है तो उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल फोन करती है। हॉस्पिटल में आचारी नाम का एक डॉक्टर दिखाया जाता है, जो भुवन का सबसे पक्का दोस्त है। वो एक बहुत बीमार औरत का इलाज कर रहा था। आचारी उस औरत को तसल्ली देते हुए झूठ बोलता है कि वो बहुत सालों तक जिंदा रहेगी। बाद में जब उसकी जूनियर पूछती है कि आपने झूठ क्यों बोला, तो आचारी कहता है ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से जी सके। किसी की खुशी के लिए झूठ बोलना गलत नहीं होता। तभी नर्स आकर आचारी के फोन पर नौकरानी का मैसेज देती है कि भुवन की तबीयत बहुत खराब है। भुवन का 50 साल का नौकर लावना भी फोन करके आचारी को ये बात बताता है। आचारी तुरंत हवेली के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स आचारी से कहते हैं, भुवन बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, उसकी लिवर पूरी तरह सड़ चुकी है, उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। वो समझ नहीं आ रहा कि वो जिंदा कैसे है, तुम उसके दोस्त हो, जाकर उसे समझाओ। आचारी हवेली पहुंचता है। वहाँ भुवन की पत्नी रेणुका भी रहती थी, लेकिन वो कभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। आचारी नौकरों से पूछते हैं, क्या रेणुका बाहर आई? नौकर मना कर देते हैं। इसके बाद आचारी कमरे में जाता है जहाँ भुवन अकेला बैठा अपने आप से बातें कर रहा था। आचारी उसे देखकर परेशान हो जाता है, कहता है, क्या हो गया है? तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, चल मेरे साथ हॉस्पिटल, तुझे इलाज की जरूरत है। भुवन गुस्से में कहता है, मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है, मुझे बस इतना जानना है कि वो दूसरा लड़का मेरा अपना खून था या नहीं। दरअसल भुवन का एक बड़ा बेटा लावना है, लेकिन उसका एक दूसरा बेटा भी पैदा हुआ था जो शक्ल से भुवन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। इसलिए भुवन अपनी पत्नी रेणुका के चरित्र पर शक करने लगा था। सपने में जिस छोटे लड़के की कब्र पर पेड़ की जड़ें आ रही थी, वही उसका दूसरा बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। भुवन अपने दोस्त से कहता है, आजकल तो डीएनए टेस्ट होता है ना, मेरे लिए वो टेस्ट कराओ। लेकिन आचारी साफ मना कर देता है। डीएनए टेस्ट के लिए उसकी कब्र खोदनी पड़ेगी, उसकी आत्मा को नीचा दिखाना पड़ेगा, ये पाप मैं नहीं कर सकता, इस जिद को छोड़ दो। आचारी के मना करने पर भुवन भड़क जाता और कहता है, अगर मेरी मदद नहीं कर सकता तो निकल जाओ मेरे घर से। आचारी वहां से जाने से पहले भुवन की पत्नी रेणुका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका अपने कमरे की छोटी सी खिड़की का दरवाजा मुंह पर ही बंद कर लेती है। नीचे आकर आचारी बड़े बेटे लावना से बात करता है। लावना कहता है, मुझे अपने पापा का ये दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए मैं विदेश जाने की सोच रहा हूँ। आचारी उसे समझाता है, तुम अपने पापा के पास रहकर प्यार से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लावना कहता है, नहीं अंकल, जब तक पापा को उस सवाल का सच पता नहीं चल जाता वो चैन से मर नहीं पाएंगे। पापा को सुकून दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आचारी कहता है, तुम भी अपने पापा की तरह ही बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, वो तुम्हारा छोटा भाई था। ऊपर से भुवन ये सब कुछ सुन रहा था और बड़बड़ाता रहता है, वो मेरा बेटा नहीं था। 25 साल पहले भुवन एक नंबर का प्लेबॉय हुआ करता था। अलग अलग शहरों में घूमना, लड़कियों से फ्लर्ट करना और ऐश की जिंदगी जीना ही उसका काम था। उस वक्त भी आचारी उसे ढूंढते हुए आता है। दरअसल आचारी के पापा और भुवन के पापा पक्के दोस्त थे। आचारी बताता है, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी आखिरी इच्छा है कि तुम शादी कर लो और उन्हें एक पोता दे दो, मेरे साथ तुरंत घर चलो। भुवन कहता है, मैं पापा से मिलने चलूंगा, लेकिन शादी गृहस्थी वाले झंझट में मैं कभी नहीं पड़ूंगा। इधर प्रेजेंट सीन में इन पुरानी बातों को याद करते हुए भुवन बाथरूम में नहा रहा था। तभी नौकरानी अपनी नई बहू के साथ उसका कमरा साफ करने आती है। वो डर के मारे जल्दी जल्दी सफाई करने लगती है, क्योंकि भुवन का दिमाग कभी भी फिर सकता था। भुवन अंदर से एक जोर की आवाज निकालता है, जिसे डर कर दोनों नौकरानियां भाग खड़ी होती हैं। इसके बाद भुवन नौकरानी से अपने दूसरे मरे हुए बेटे कुसुमा के बंद कमरे की चाबी मांगकर ले लेता है। भुवन अपने मरे हुए बेटे कुसुमा के बंद कमरे में जाता है और एक एक चीज को छानना शुरू कर देता है कि शायद कोई सबूत मिल जाए। सफाई करते करते अचानक उसे लगता है कि उसकी पत्नी रेणुका कमरे के दरवाजे पर खड़ी है। अब रेणुका तो बरसों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर वो यहाँ कैसे
आई। भुवन को लगता है कि शायद उसका ये वहम या दिमागी बीमारी का असर है, इसलिए वो उसे सच साबित करने के लिए फूंक मारकर टेस्ट करता है, लेकिन वो वहम नहीं, सच में रेणुका वहीं खड़ी थी। 25 साल पहले जब आचार्य ने भुवन को बताया था कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, तब भुवन कार चलाकर हवेली आ रहा था। रास्ते में उसे रेणुका पैदल चलती हुई दिखती है। भुवन कार रोकर पूछता है, आप कहीं जा रही हैं? कार में बैठ जाइए। रेणुका कहती है, मैं आपको जानती तक नहीं, बिना जान पहचान के आपकी कार में कैसे बैठ जाऊं? भुवन नीचे उतरकर अपना परिचय देता है, मैं भुवन हूँ, राजा साहब का बेटा। ये सुनते ही रेणुका मुस्कुराकर कहती है, अच्छा आप ही उनके बेटे हैं, मैं ही आपके पापा की देखभाल करने के लिए जा रही हूँ, मेरा नाम रेणुका है। इसके बाद दोनों साथ में हवेली पहुंचते हैं। हवेली में भुवन के पापा की हालत बहुत नाजुक थी, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। भुवन अपने पापा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उनके पास बैठकर पुराने दिनों को याद करता है और गाना गाकर सुनाता है। तभी रेणुका उनका बीपी चेक करने आती है। बीपी बहुत बढ़ा हुआ था। रेणुका कहती है, राजा साहब इस हालत में भी कुछ न कुछ सोचे जा रहे हैं, इसीलिए बीपी बढ़ रहा है। विदेश में पला बड़ा भुवन नौकरानी से ब्लैक कॉफी मांगता है। बेचारी देसी नौकरानी को क्या पता ब्लैक कॉफी क्या होता है। वो रसोई में तरह तरह के कॉफी बनाकर परेशान हो जाती है, पर ब्लैक वाली नहीं बनती। वो रेणुका के पास जाकर रोना रोती है। रेणुका हंसकर उसे सही तरीके से ब्लैक कॉफी बनाना सिखा देती है। उधर आचार्य अपने पापा के बारे में भुवन को बताता है। भुवन के पापा को पोते का बहुत शौक था, लेकिन आचार्य की 3 बेटियां हुई। इस बात पर आचार्य के पिता ने अपनी बहू को इतना ताना मारा कि उसने तंग आकर खुद को खत्म कर लिया। भुवन हैरान होकर कहता है, 60-70 के जमाने में भी वारिस के चक्कर में लोग ऐसा करते हैं? आचार्य उदास होकर कहता है, ये तो 2020 में भी होता रहेगा। तभी रेणुका वहाँ कॉफी लेकर आती है। वो देखती है कि भुवन लगातार सिगरेट फूंक रहा था। वो भुवन का हाथ पकड़कर हथेली की रेखाएं देखती और कहती है, मेरी और आचार्य की जीवन रेखा लंबी है, लेकिन आपकी रेखा काफी छोटी है। ये सिगरेट पीना बंद कर दीजिए, वरना जल्दी ऊपर चले जाएंगे। भुवन गुस्सा होने के बजाय नटखट अंदाज में मजाक उड़ाते हुए कहता है, रेखा छोटी भले हो पर बहुत गाढ़ी है। इसका मतलब मैं जितनी भी जिंदगी जीऊंगा मौज मस्ती और राजाओं की तरह जीऊंगा, तुम दोनों की तरह बोरिंग नहीं। रेणुका और भुवन को इस तरह खुलकर बातें करता देख आचार्य को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों का स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। आचार्य रेणुका को डांटते हुए कहता है, तुम यहाँ राजा साहब की देखभाल करने आई हो, अपनी हद में रहो और फालतू की बातें मत करो। रेणुका चुपचाप वहां से चली जाती है, पर मन ही मन सोचती है कि वो तो वही करेगी जो उसका दिल कहेगा। रेणुका सफाई करते हुए एक पुरानी ऑडियो कैसेट चलाती है। गाना सुनते ही भुवन भावुक हो जाता है, क्योंकि ये गाना उसकी माँ गाया करती थी और पापा इसे सुनकर रोते थे। रेणुका की मासूमियत भुवन का दिल जीत लेती है। एक दिन रेणुका मना करने के बावजूद जिद्दी घोड़े पर बैठती है और गिर जाती है। चोट लगने पर वो हंसकर कहती है, साइकिल सीखते वक्त भी तो गिरते हैं ना। भुवन दूर से उसकी ये सादगी देखता रह जाता है। दिन बीतते हैं। दोनों घुड़सवारी करते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं। रेणुका नहाने को बोलती है, पर भुवन डर कर मना कर देता है कि उसे पानी से डर लगता है। रेणुका मजाक में कहती है, नाम राव बहादुर और पानी से डरते हो? फिर वो नाव लेकर दूसरे किनारे चली जाती है। भुवन मुस्कुराते हुए उसे देखता है और जो शादी नहीं करना चाहता था, अब रेणुका से शादी के सपने देखने लगता है। एक दिन रेणुका उसे पापा के कमरे में दिखाती है कि राजा साहब बार बार अपना हाथ सीने पर रख लेते हैं। फिर वो पूर्वजों की तस्वीरें दिखाती है जिनमें सब ने सीने पर हाथ रखा है। वो हंसकर कहती है, ये आपके खानदान की जीन है, बूढ़े होकर आप भी ऐसे ही बैठेंगे। अब कुछ दिन बाद पापा का देहांत हो जाता है। रेणुका हवेली छोड़कर जाने लगती है। भुवन अपने पानी के डर को भूलकर नदी के बीच जाकर उससे प्यार का इजहार करता है, लेकिन रेणुका कहती है, माफ करना, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। दिल टूटने पर भुवन बारिश के बीच नदी में ही रोने लगता है। प्रेजेंट सीन में भुवन नौकरों को ये सब बता रहा था। रात में उसे पूर्वजों की आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। हम राजा हैं, जो चाहिए हासिल करते हैं, तुझे उससे शादी करके खानदान को वारिस देना ही होगा। अगली सुबह भुवन शाही लिबास पहन लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो दोस्त आचार्य के पास जाकर सीना ठोक कर कहता है, मैं राज परिवार का वारिस राव बहादुर हूँ, मुझे रेणुका पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। पापा ने मेरी शादी की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, अब तुम ही उसे मेरे पास लाओगे। इधर प्रेजेंट में भुवन मरे हुए बेटे के कमरे में फूंक मारकर देख रहा था कि क्या सच में रेणुका वहाँ खड़ी है या उसका वहम है। फिर वो सोचता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन सच तो ये था कि रेणुका सच में वहाँ आई थी। वो बस ये देखने आई थी कि भुवन चाबी लेकर कमरे में क्या कर रहा है। दूसरे बेटे कुसुमा की मौत के बाद से रेणुका कभी अपने कमरे से
से बाहर नहीं निकली थी। जब आचार्य को पता चला कि रेणुका कमरे से बाहर आई थी तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो उससे बात करने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से रेणुका कोई जवाब नहीं देती। आचार्य परेशान होकर भुवन के पास चला जाता है। पहले आचार्य ने कहा था कि डीएनए टेस्ट के लिए मरे हुए बच्चे की हड्डियों की जरूरत होगी। अब भुवन मुस्कुराते हुए आचार्य से कहता है, मुझे वो हड्डियां मिल गई हैं। आचार्य चौंक कर पूछता है, क्या कह रहे हो? तब भुवन पूरी बात बताता है। एक रात उसका छोटा बेटा कुसुमा तस्वीर से बाहर निकल कर आता है। मतलब ये सिर्फ भुवन का वहम था। वो आकर कहता है, पापा, पर भुवन चिल्लाता है, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं ये साबित करके रहूंगा। लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर साबित करना ही है तो खुद रास्ता ढूंढ लो, और फिर तस्वीर के अंदर चला जाता है। इसके बाद भुवन एक चाल चलता है। वो अपने बड़े बेटे लावना से कहता है, रात को तेरा छोटा भाई मेरे सपने में आया था, हमने उसे सही से दफनाया नहीं था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है, हमें उसकी लाश निकालकर दोबारा से सही तरीके से दफनाना होगा। लावना पहले तो मना करता है कि कब्र खोदना ठीक नहीं है, लेकिन भुवन इमोशनल ड्रामा करते हुए कहता है, तू कभी अपने भाई से प्यार करता ही नहीं था, इसलिए ऐसा कह रहा है। बेचारा लावना पापा की बात मान जाता है। कब्र खोदी जाती है और लाश बाहर निकाली जाती है। सब प्रार्थना कर रहे थे, तभी भुवन चुपके से लाश का एक दांत और हाथ की हड्डी निकालकर अपने जेब में रख लेता है। बाद में लाश को दूसरी जगह दफना दिया जाता है। भुवन वो दांत और हड्डी आचार्य के हाथ में थमाते हुए कहता है, अब कर इसका डीएनए टेस्ट। ये देखकर आचार्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है क्या? मरे हुए बच्चे की आत्मा को क्यों तड़पा रहा है? टेस्ट के बाद जो भी सच सामने आएगा उससे तुझे क्या मिलेगा? जब भुवन जिद पर अड़ जाता है तो आचार्य गुस्से में आकर भुवन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ खाते ही भुवन की नीयत बदल जाती है। वो आंखें बड़ी करके आचार्य से कहता है, ओह, अब समझ आया मुझे, तू टेस्ट कराने से क्यों डर रहा है? क्या रेणुका का चक्कर तेरे साथ था? क्या वो तेरा बच्चा था? आचार्य हक्का बक्का रह जाता, रोते हुए कहता है, तू पूरी तरह पागल हो चुका है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भुवन चिल्लाता रहता है, अगर तेरा कोई लेना देना नहीं है तो टेस्ट कराने से भाग क्यों रहा है? बड़ा बेटा लावना भी ये सब सुन रहा था। उसे भी आचार्य पर शक होने लगता है। वो आचार्य से कहता है, अंकल आप डर क्यों रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो पापा जो कह रहे हैं वो टेस्ट करवा ही लीजिए। इधर भुवन चिल्लाते चिल्लाते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। लावना घबरा जाता है। डॉक्टर आकर भुवन की जांच करते हैं और बताते हैं कि उनकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी है और अब उनका बचना नामुमकिन के बराबर है। इसी बीच हवेली में एक पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। वो भुवन के खिलाफ आई एक बेहद गंभीर शिकायत की जांच करने आया था। लावना हैरान होकर पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पापा के खिलाफ शिकायत आई है। तभी वहाँ आचार्य भी पहुंच जाता है। दोनों इंस्पेक्टर से पूछते हैं, आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर बताता है, माइकल नाम के एक आदमी ने भुवन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। माइकल का कहना है कि कुसुमा उनका बच्चा था जिसे भुवन ने पैसे देकर खरीद लिया था। ये सुनते ही आचार्य भड़क जाता है और कहता है, ये सब झूठ है, वो बच्चा रेणुका का ही था, उसकी डिलीवरी के वक्त मैं खुद वहाँ मौजूद था। लेकिन बड़ा बेटा लावना कहता है, अंकल बच्चा रेणुका का हो सकता है, लेकिन बाप कौन है ये तो डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा ना। दोनों को आपस में बहस करते देख इंस्पेक्टर उन्हें शांत कराता है। जब इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि कुसुमा तुम्हारा भाई नहीं था, तो लावना 25 साल पुरानी बात बताने लगता है। जब रेणुका ने दूसरे बच्चे कुसुमा को जन्म दिया था तो भुवन बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को देखा उसके होश उड़ गए। भुवन का रंग गोरा था और रेणुका भी बहुत गोरी थी, लेकिन बच्चा पैदा हुआ एकदम सांवला। हॉस्पिटल में आए रिश्तेदार और लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि यह बच्चा भुवन का हो ही नहीं सकता। लोगों की बातें सुनकर भुवन का खून खौल उठता है। उसके मन में शक का जहर घुल गया था कि रेणुका ने उसे धोखा दिया है। उसी दिन से भुवन ने रेणुका से बात करना बंद कर दिया और उस मासूम बच्चे से नफरत करने लगा। समय बीतता गया। भुवन की बिस्किट कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। आचार्य ने कहा, देख, छोटे बच्चे के कदम पड़ते ही तेरी किस्मत चमक गई। पर भुवन ने करवाहट से कहा, ये मेरी मेहनत का फल है, उस कलंकी बच्चे का नहीं। जब बिस्कुट के एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटोशूट होना था तो भुवन सिर्फ अपने बड़े बेटे लावना की ही ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाता है। रेणुका जब रोते हुए कहती है, छोटे बेटे की भी फोटो ले लीजिए, तो भुवन छोटे कुसुमा को बुलाता तो है पर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है और उसे डांट कर भगा देता है। भुवन जब भी विदेश से लौटता तो लावना के लिए ढेर सारे महंगे खिलौने और कपड़े लाता, पर कुसुमा के लिए कुछ नहीं लाता। मासूम कुसुमा जब पूछता, पापा मेरे लिए क्या लाए, तो भुवन उसे कहता है कि तू अपने बड़े भाई के पुराने खिलौनों से खेल, तेरे लिए कुछ लाने की क्या ही जरूरत। बेचारा छोटा कुसुमा समझ ही नहीं पाता था कि उसके पापा उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। एक दिन उसने अपने बड़े भाई लावना से पूछा, पापा मुझसे गुस्सा क्यों करते रहते हैं? लावना ने भी बेरहमी से कह दिया, क्योंकि तू पापा का बेटा है ही नहीं, किसी और का है।
ये सुनकर कुसुम अपने भाई से लड़ने लगा। भुवन ने जब दोनों को लड़ते देखा तो उसने अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए छोटे कुसुमा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुसुमा रोते हुए कहता है कि भाई कह रहा है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। भुवन चिल्लाता है, तेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, तू मेरा खून है ही नहीं। यहाँ कहानी में दिखाया गया है कि भुवन भले ही कितना पढ़ा लिखा और मॉडर्न बनता था, पर सोच से वो उतना ही छोटा था। लावना बताता है कि बचपन में जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था तो छोटा कुसुमा अकेले कोने में बैठकर चुपचाप उन्हें देखता रहता था। छोटा कुसुमा अपने बड़े भाई के पास जाकर प्यार से कहता, भैया मुझे भी अपने साथ क्रिकेट खेलने दो ना। लेकिन लावना अपने पापा की तरह ही रुखाई से कहता था, तू क्या खेलेगा, जा जाकर मेरे पुराने खिलौनों से खेल। अपने भाई की ये बात छोटे कुसुमा के दिल पर तीर की तरह लगती है। वो बहुत उदास हो जाता है। उधर पास में ही भुवन बैठकर अपने बिस्किट बिजनेस का हिसाब किताब देख रहा था। तभी किसी का ध्यान नहीं जाता और छोटा कुसुमा वहां से गायब हो जाता है। पास में ही एक गहरी नदी बह रही थी। वो मासूम रोते रोते उस नदी के पानी में कूद जाता है। काफी देर बाद जब घर वालों का ध्यान आता है तो वो भागते हुए नदी के पास जाते हैं। गोताखोर पानी में उतरते हैं और कुसुमा के शरीर को बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा कुसुमा डूबकर मर चुका था। ये खबर सुनते ही रेणुका बदहवास होकर भागती हुई आती है। अपने जिगर के टुकड़े को मरा हुआ देखकर वो चीख चीख कर रोने लगती है और अपने पति भुवन का सीना पीटते हुए चिल्लाती है, आप ही मेरे बच्चे के कातिल हैं, आपकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। इसी दिन के बाद से रेणुका ने ठान लिया था कि वो जिंदगी भर अपने पति भुवन का मुंह कभी नहीं देखेगी। बच्चे के अंतिम संस्कार के वक्त भी रेणुका अपने कमरे से बाहर नहीं आई। दूसरी तरफ भुवन अपनी गलती मानने के बजाय खुद से ही बड़बड़ाता था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो तेरी है। प्रेजेंट में लावना इंस्पेक्टर को बताता है, इसी हादसे के बाद से मेरे पापा की दिमागी हालत खराब हो गई। इंस्पेक्टर कहता है, मुझे इस नए केस के सिलसिले में तुम्हारे पापा से बात करनी ही पड़ेगी। लावना रोकता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर सीधे भुवन के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर कमरे में पहुंचता है सब हैरान रह जाते हैं। जो भुवन अभी तक बिस्तर पर पड़ा हुआ था वो एकदम ठीक होकर शांत बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर आकर कहता है, माइकल नाम के आदमी ने शिकायत की है कि आपने उसका बच्चा पैसा देकर खरीदा था और आपका अपना खून ना होने की वजह से आपने उस बच्चे को प्रताड़ित करके मार डाला। इतना कहकर इंस्पेक्टर माइकल को आगे लाता है। माइकल का रंग एकदम गहरा काला था। माइकल को देखते ही भुवन के मन में फिर से वही घटिया विचार आता है कि कहीं रेणुका का चक्कर इस आदमी से तो नहीं था। भुवन तुरंत इंस्पेक्टर से कहता है, आप बेझिझक जांच कीजिए, मुझे भी इस सवाल का जवाब चाहिए। मैंने बच्चे का दांत और हड्डी संभाल कर रखी है, आप इसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। पर इंस्पेक्टर साफ मना कर देता है, हम आपकी दी हुई चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते, हमारी फॉरेंसिक टीम खुद कब्र खोद कर सैंपल निकालेगी। भुवन खुश होकर कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहें। इसके बाद बड़ा बेटा लावना और आचारी आपस में बात करते हैं। लावना पूछता है, अगर डीएनए टेस्ट में बच्चा माइकल का निकला तो क्या होगा? आचारी कहता है, अगर बच्चा माइकल का निकला तो तुम्हारे पापा पर बच्चे को खरीदने, टॉर्चर करने और मर्डर का केस चलेगा और उन्हें जेल होगी। लेकिन अगर बच्चा तुम्हारे पापा का ही निकला तो कोई केस नहीं बनेगा। तभी लावना को अपने अंकल आचारी पर भी शक होने लगता है। वो कहता है, अंकल कहीं आपका भी तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना? आचारी को अपने भतीजे की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक टीम को लेकर हवेली पहुंचता है। फॉरेंसिक टीम कुसुमा की कब्र खोद कर डीएनए सैंपल इकट्ठा करने लगती है। भुवन खिड़की से ये सब देखता रहता है। उसकी आंखों में बस एक ही जिद था कि किसी भी तरह उसे उस सवाल का जवाब मिल जाए। इसी एक जवाब के सहारे उसने अपनी आखिरी सांसों को रोक रखा था। अचानक भुवन भी अपने पूर्वजों की तरह अपने हाथ सीने पर रख लेता है और उसकी तबीयत फिर से अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। चाय लेकर आई नौकरानी जब भुवन की बिगड़ती हालत देखती है तो डर कर तुरंत आचारी को बुलाती है। आचारी सबसे बड़े डॉक्टर्स को दिखाता है, पर सब यही कहते हैं कि इस बार भुवन का बचना नामुमकिन है। सबको लगता है कि भुवन डीएनए रिपोर्ट देखे बिना मर जाएगा, लेकिन भुवन मन ही मन खुद से कहता है, जब तक मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी, मैं तब तक नहीं मरूंगा। आखिरकार कोर्ट का फैसला और डीएनए रिपोर्ट आने का दिन आता है। सबको हैरान करते हुए जो भुवन बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था वो एकदम तैयार होकर कोर्ट पहुंच जाता है। यहाँ होता है बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल ये पूरा पुलिस केस और माइकल का ड्रामा खुद आचारी ने ही करवाया था ताकि किसी भी तरह भुवन का ये डीएनए टेस्ट हो सके और उसके मन का शक दूर हो पाए। अब जज साहब रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हैं। बच्चे का डीएनए माइकल से सिर्फ 1% मैच होता है, लेकिन भुवन के डीएनए से 99% मैच होता है। ये सुनते ही भुवन के होश उड़ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो चिल्लाकर रिपोर्ट अपने हाथ में लेता है और अपनी आंखों से देखता है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वो सांवला बच्चा कुसुमा किसी और का नहीं बल्कि खुद भुवन का अपना ही सगा बेटा था। 25 साल का शक एक पल में सच बनकर उसके सामने खड़ा था। जिस बेगुनाह बच्चे
बच्चे को उसने ताउम्र दुत्कारा, जिसे कातिल समझा। वो उसी का खून था। अपने सवाल का जवाब मिलते ही और इस पछतावे के बोझ तले दबकर भुवन वहीं ढेर हो जाता है। उसकी सांसें थम जाती है। भुवन की मौत की खबर सुनते ही रेणुका 25 साल बाद रोती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। हवेली में मातम छा जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त एक परंपरा होती है जहां मरे हुए इंसान के कान में जाकर दिल का आखिरी राज बोला जाता है। सबसे पहले रेणुका भुवन की लाश के पास झुकती और रोते हुए उसके कान में कहती है, मुझे माफ कर देना भुवन, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। छोटा बेटा कुसुमा तुम्हारा ही था, लेकिन बड़ा बेटा लावना तुम्हारा खून नहीं है। इसके बाद दोस्त आचारी भी भुवन के कान में झुककर एक और भयानक राज खोलता है। मेरे दोस्त, तुम भी अपने पापा के सगे बेटे नहीं थे, तुम एक अनाथ बच्चे थे। 25 साल पहले जब रेणुका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने कह दिया था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। तुम उस राजा साहब के घर काम करने गई थी, ये उसी के बेटे भुवन का बच्चा होगा। रेणुका ये सुनकर टूट गई थी। तभी आचारी ने रेणुका से कहा था कि भुवन तुमसे शादी करना चाहता है। रेणुका ने अपने पेट में पल रहे बॉयफ्रेंड के बच्चे लावना को छुपाने के लिए भुवन से शादी कर ली थी। इसीलिए बड़ा बेटा लावना असल में भुवन का बेटा था ही नहीं। भुवन के पापा की पत्नी की डिलीवरी के समय ही मौत हो गई थी और बच्चा भी मर गया था। राजा साहब अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर समाज के डर से उन्होंने आचारी के पापा की मदद से एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया और दुनिया को बताया कि ये उन्हीं का बेटा है। वही अनाथ बच्चा भुवन था, यानी भुवन खुद उस राज परिवार का खून था ही नहीं। क्या किस्मत का खेल है। जिस अनाथ भुवन को लगा वो राजवंश का वारिस है, वो असल में अनाथ था। उसने जिस बड़े बेटे लावना पर अंधा प्यार लुटाया वो किसी और का बच्चा निकला, और जिस मासूम छोटे बेटे कुसुमा को उसने शैतान समझकर दर दर की ठोकरें दी और मरने पर मजबूर किया, वही उसका एकलौता सगा खून निकला। पर अफसोस, ये सच भुवन की मौत के बाद सामने आया। अब लास्ट में बड़ा बेटा लावना, जो कि खुद भुवन का सगा बेटा नहीं है, हवेली का मालिक बन जाता है। वो अपने नकली बाप भुवन की तरह सीने पर हाथ रखता है, शाही पोज देता है और अकड़ कर चलने लगता है। कहा जाता है कि शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, और सही कहते हैं लोग। खैर, आपको इस दर्दनाक कहानी का क्लाइमैक्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।